आवेश कलिता, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री प्रमोद जी बोरो, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एवं अध्यक्ष यूपीपीएल, श्री रंजीत कुमार दास, मंत्री असम सरकार, श्री जयंत बसवंतारी, प्रत्याशी, श्री करण मोहन राय, उपाध्यक्ष असम गण परिषद, श्री हमेंद्रनाथ ब्रह्म, पूर्व विधायक, चेयरमैन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, मंचस्थ हमारे सारे विधायक, सारे पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता बहनों व भाइयों, खुलुमबाई, नमस्कार। आपनो लोग भालो आछे? वाह। मां खोवार? वाह। मेरे सम्मानित बहनों भाइयों, मैं हिंदी में बोलूंगा, हिंदी समझ में आती है ना? लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, यूपीपीएल और असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन यह कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहां कार्यकर्ता हैं, इसलिए जैसे पब्लिक मीटिंग में बोला जाता है वैसे मैं भाषण तो नहीं करूंगा। मैं कुछ बात अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखना चाहूंगा। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप यूपीपीएल के कार्यकर्ता हैं, चाहे आप असम गण परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली मेंबर हैं। एनडीए के हम सारे लोग फैमिली मेंबर हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, तो एनडीए हमारा एक परिवार है और इस परिवार मानकर इस एनडीए को हम चलते हैं, एक फैमिली मानकर हम एनडीए को चलते हैं। चाहे हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों न हो, हम सभी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, असम गण परिषद हो, यूपीपीएल हो, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें काम करने की जरूरत है और हमको फिर से 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इस संकल्प के साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है। हम सारे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सरकार तो हम बनाते हैं, लेकिन सरकार देश बनाने के लिए बनाते हैं और किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हम नहीं बनाते। और इस काम को करके मोदी जी ने दिखा दिया है। आपने देखा होगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मस्तक, देश का सिर सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हम सारे कार्यकर्ताओं को बड़े मन के साथ, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट क्यों न हो, बड़े मन के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। अपना एक परिवार मानकर हम सबको काम करने की जरूरत है। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से भी मैं
यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़े मन से काम करने की जरूरत है। कभी कभी हमारे कुछ कार्यकर्ता यह सोचते हैं, साहब हम काम करके क्या करेंगे, हमको एमएलए तो बनना नहीं है, हमको एमपी बनना नहीं है, हमको बोडोलैंड टेरिटोरियल का हमको मेंबर बनना नहीं है, एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना नहीं है, क्यों काम करें। तो मैंने पहले ही कहा, हम यदि काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में तो हम देश बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए एक ईश्वरीय कार्य मानकर, एक भगवान का काम मानकर हम सारे कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग के साथ जो भी कैंडिडेट हमारा हो गया, चाहे वह बीजेपी का हो, चाहे यूपीपीएल का हो, चाहे असम गण परिषद का हो, इस असम में हम सारे कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है और यहां पर सारी लोकसभा सीटों पर हमको अपनी विजय पताका फहरानी है। मेरे बहनों भाइयों, यही संकल्प लेकर हम सभी आगे बढ़ें, यह मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। और सभी कार्यकर्ताओं से मैं यह भी अपील करूंगा, आप जाकर अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह देखिए कि आपके यहां जितने बूथ बनने चाहिए उतने बूथ बन गए हैं कि नहीं बन गए, जितने पन्ना प्रमुख बनने चाहिए उतने पन्ना प्रमुख बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। न बने हों, जहां अभी बूथ कमेटी अथवा पन्ना प्रमुख बनना शेष रह गया हो, मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, आप यह संकल्प लीजिए, आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि हम 10 दिन के अंदर ऐसा हमारा कोई भी बूथ नहीं होगा जो बूथ हमारा गठित न हो गया हो और जहां हमारे पन्ना प्रमुख न बन गए हों, एक बूथ भी शेष नहीं बचेगा। यह संकल्प लेकर हम लोगों को यहां से जाने की जरूरत है। भारत ही नहीं, सारी दुनिया यह मानने लगी है। चुनाव रिजल्ट आने के पहले ही, चुनाव होने के पहले ही हिंदुस्तान में फिर से बड़ी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। सारी दुनिया ने इसे मान लिया है। आज हम लोगों की ताकत बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पहली बार वोटर बने हैं, उनसे भी जाकर आप संपर्क करिए और पहला वाक्य जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, आपको क्या कहना है, पहला शब्द जो फर्स्ट टाइम वोटर बना है उसको जाकर कहिए, मोदी जी ने आपको प्रणाम बोला है। प्रणाम को क्या बोलते हैं यहां? यानी उनको नए वोटर्स जो बने हैं उनको जाकर कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। अखलुम भाई बोला है, अखलुम भाई बोला है, मोदी जी ने बोला है। यह जाकर लोगों से कहिए। और असमिया वाले हों तो जाकर जो असमिया बोलते हैं वो कहने की नमस्कार बोला है मोदी जी ने। आप जिन लोगों को मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ मिला हो उनको जाकर कहिए कि आपका लाभ मिल गया है, आपको लाभ मोदी जी ने जिन योजनाओं को का देना था वह मिल गया है कि नहीं मिल गया है। यदि मिल गया है तो उनको भी कहिए कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। आप ये कल्पना करिए, जो बेनिफिशियरी होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनके ऊपर उसका कैसा असर होगा, इसकी स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी वोटर हैं, नए बने हैं, उनसे संपर्क करना है और चुनाव होने के पहले संपर्क करना है। जो पुराने वोटर हैं उनसे भी आपको चुनाव होने के पहले एक बार संपर्क करना है। चुनाव जब नजदीक आ जाएगा, जब पोलिंग का दिन नजदीक आ जाएगा, तो उस समय जो करना है वह आप जानते हैं आपको क्या करना है। उस समय भी आपको संपर्क करना है। और पोलिंग के दिन मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखना, एक भी वोटर अपना ऐसा शेष नहीं बचना चाहिए जो कि पोलिंग बूथ पर न पहुंच जाए और उसका वोट न पड़ जाए। एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं सारे बूथ कमेटी की जो चेयरमैन हैं, बूथ कमेटी के चेयरमैन से मैं कहूंगा, अपने बूथ कमेटी के मेंबर्स को बुलाइए, अपने पन्ना प्रमुखों को बुलाइए। इन सब सारे लोगों के साथ बैठकर पहले से अपने बूथ की पक्की प्लानिंग कर लीजिए, ताकि जिस दिन इलेक्शन होना हो उस दिन
एक भी वोट आपकी गली में, आपके मोहल्ले में शेष नहीं बचना चाहिए जो कि बैलेट बॉक्स के अंदर आकर पड़ न जाए, चाहे वह बीजेपी का चुनाव चिन्ह का बैलेट पेपर हो, चाहे वह यूपीपीएल का हो, चाहे वह असम गण परिषद का है। इस रूप में हम सबको काम करने की जरूरत है। इतनी सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए मैं कर रहा हूं, 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है मोदी जी के नेतृत्व। इसके पहले भी केंद्र में काम करते हुए आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा होगा। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपसे वोट मांगता हूं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है। मैं बहनों भाइयों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिनको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों ने भी, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने यह मान लिया है, 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी। यानी 21वीं सदी में भारत सबसे आगे जाएगा दुनिया में। सारे दुनिया के लोगों ने मान लिया है। गरीबी का यहां तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, पाई पाई से, एक एक पैसे से हमको इस देश के गरीबों की भलाई करनी है। मैं समझता हूं आप लोगों में भी जो सबसे हमारे गरीब कार्यकर्ता होंगे, आप जहां के रहने वाले हैं, वहां के मोहल्ले के, वहां के गांव में जो गरीब पहले झोपड़ियों में रहते रहे होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 5-6 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा अधिकांश लोगों के पास अब झोपड़ी नहीं रह गई होगी, बल्कि पक्का मकान बन गया होगा। यह बात सही है कि नहीं है? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भी लोगों को भरोसा दिलाइए कि यदि हमारी सरकार इस बार फिर से बनाते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरे असम में एक घर भी नहीं बचने पाएगा जो कच्चा हो, सबको पक्का घर मिलेगा। यह जाकर सबको भरोसा दीजिए, सबको विश्वास दिलाइए। पानी की समस्या मैं जानता हूं, असम में भी पहले जब मैं आता था, यहां पानी भरने के लिए माताएं बहनें बहुत दूर तक जाती थी। दूर से घड़े पर घड़ा रखकर पानी भरकर माताएं बहनें अपने घरों में लौटती थी। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि हम माताओं बहनों की यह दुर्गति, यह दुर्दशा किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। और आपने देखा कि अब हर घर में नल पहुंच रहा है, नल के माध्यम से लोगों को जल मिल रहा है। और यदि आपके यहां ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई घर शेष बचा होगा जहां नल नहीं पहुंचा होगा और नल के माध्यम से जल नहीं मिल रहा होगा, बहनों भाइयों, आप कार्यकर्ता मित्रों जाकर जनता को आश्वस्त करिए, वह दिन दूर नहीं है कि साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके घर में नल नहीं है तो नल पहुंच जाएगा और नल के माध्यम से आपके घर में जल आना प्रारंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन तो मैं समझता हूं असम में हो गया होगा सबका। क्यों? बिजली की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, पहले गरीब बीमार पड़ जाता था, पैसा नहीं होता था, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाता था, तो क्या होता था? वह आदमी बीमारी से मर जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक आयुष्मान भारत कार्ड लोगों को दिया है, गरीबों को, और 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल आयुष्मान भारत कार्ड दिखाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अपना करा सकते हैं। दुनिया में कहीं पर ऐसी योजना नहीं है जैसी कि हमारे प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है। एक से एक योजना है।
असम में भी बहुत सारी माताएं बहनें होंगी जिन्होंने कि लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाया होगा। धुएं से आंखों में आंसू आने लगते थे। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर पहली बार मुहैया कराने का काम किसी देश के प्रधानमंत्री ने किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यानी इन सब बातों की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री भारत में पहली बार कोई आया है तो हमारे मोदी जी आए। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों तक जाइए, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, यह सारे लोगों को बतलाइए। और एक घटना और बतलाना चाहता हूं। कोरोना आप लोगों को हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने लोगों को कोरोना हुआ था? तो हाथ उठाइए। कोरोना क्या बोलते हैं? कोरोना हुआ था। इसमें जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इनको कोरोना हुआ था कि नहीं? कितने लोगों को हुआ था? जरा हाथ उठाओ तो। कोविड कितने लोगों को हुआ था? कोविड अरे वाह, असम में बहुत कम लोगों को हुआ था क्या? बहुत कम लोगों को। अब मैं बतलाना चाहता हूं, कोविड भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में यह बीमारी हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई। भारत में इस कोविड का वैक्सीन, टीका नहीं बनता था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या करें, तो सीधे बंगलोर गए। अब बंगलोर जाकर सारे वैज्ञानिकों से मिले और वैज्ञानिकों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा अब यहां पर कोविड की वैक्सीन बननी चाहिए। वैज्ञानिकों ने संकल्प लिया कि हम कोविड की वैक्सीन बनाएंगे। और मेरे बहनों भाइयों, वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बनाई। और वैक्सीन जो बनाई, उसका टीका केवल भारत में रहने वाले लोगों को ही नहीं लगा था, बल्कि दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन मुहैया कराने का काम यदि किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। यह है हमारा भारत। पहले जैसा हमारा भारत नहीं रहा। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप लोगों को मालूम है? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठाइए। वाह, बहुत जागरूक लोग हैं। बहनों भाइयों, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, रूस की तरफ से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल चल रही थी। सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। तो यूक्रेन में हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो वहां पर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता ने कहा, ऐ मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर ले आइए, भारत ले आइए, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाए। तो बहनों भाइयों, दोनों तरफ से मिसाइल चल रही थी। दुनिया के कई देशों के लोग यूक्रेन में फंसे थे, लेकिन वो जो काम नहीं कर पाए वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। जानते हैं क्या किया? उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाकर कहा कि युद्ध थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। और फिर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाकर कहा युद्ध रोक दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को कहा थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दीजिए। बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन का युद्ध 4.5 घंटे के लिए रुक गया और भारत के विमानों ने भारत के रहने वाले 22,000 बच्चों को लेकर वो भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत। इसलिए मैं कहता हूं, यदि हम किसी भी पार्टी में, यानी एनडीए के किसी भी घटक के हैं, यदि हम एनडीए को जिताते हैं तो हम देश का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। हम कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी आप जैसे ही साधारण कार्यकर्ता थे। मैं जैसे यहां खड़ा होकर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मैं बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी छोटी उम्र में आप ही जैसा कार्यकर्ता था। आपसे भी छोटा कार्यकर्ता मैं था, आपसे भी छोटा। मैं
भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग युवा मोर्चे का भी जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। बीजेपी यूथ विंग युवा मोर्चे का मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं। युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं, मेन पार्टी नहीं, यूथ विंग का। और अब भारतीय जनता पार्टी का भी जिला अध्यक्ष रहा हूं, जिला उपाध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, अब दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। माने आप ही लोगों में मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश का रहा हूं, भारत सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूं। आप ही जैसा मैं कार्य करता था, लेकिन ईमानदारी से बड़ा मन करके हमारा और तेरा इस भावना को छोड़कर यदि कार्यकर्ता बहनों भाइयों आप काम करते रहोगे तो परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होकर रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप सभी बड़ा मन करके अपना काम करिए, यह मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं। जहां तक मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का प्रश्न है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हमारी मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड यह बहुत ही शानदार है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए आप सभी कार्यकर्ता और हम सभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारत अपने स्वर्णिम अतीत से प्रभावित है। पहले भारत के बारे में कहा जाता था यह सोने की चिड़िया है। यकीन रखना मेरे बहनों भाई, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनकर रहेगा। सारी दुनिया कहेगी कि भारत सोने की चिड़िया हो गया। आप ये कहेंगे कि आप किस आधार पर कह रहे हैं? आधार है हमारे पास। आधार यह है कि जिस समय 2014 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में, जीडीपी के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म अब यह कहने लगी हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 2047 आते आते हमारा भारत दुनिया का एक विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री बनकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, किसके दम पर? आपके दम पर। और आज ऐसी हालत हो गई है कि अब भारत उस इतिहास को दोहराने और अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वैश्विक मंचों पर, दुनिया के मंचों पर मेरे बहनों भाइयों, विभिन्न संस्थाओं, विशेषज्ञों और राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा बराबर यह सुनने को हमको मिलता है कि भारत जितनी तेजी से इस समय आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से दुनिया का कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। यह बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस बात को कहते हैं। और मैं मानता हूं कि भारत की विकास यात्रा में सभी सरकारों का योगदान है। मैं नहीं कहता हूं कि इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया, सबने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन जिस तेजी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास कार्य किया है, बहनों भाइयों, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं दुनिया का, भारत का कोई प्रधानमंत्री उतनी तेजी से काम नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बार हम लोगों को पूरी ताकत के साथ लगने की जरूरत है। हम लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों की क्रेडिबिलिटी, हम लोगों की विश्वसनीयता सारे भारत में बनी हुई है। भारत नहीं बल्कि दुनिया में भी बनी है। दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता, हमारी साख बनी हुई है। भारत दुनिया का ऐसा देश है जो कहता है वह करता है। अब जैसे मैं बतलाऊं, आपने पहले देखा होगा जब चुनाव होते थे 50-60 साल पहले नेता वादे बहुत करते थे, आश्वासन बहुत देते थे, लेकिन अपने वादों को, आश्वासनों को पूरा नहीं करते थे।
फिर जब दूसरा चुनाव आता था, फिर प्रॉमिस, वही वादे, वही आश्वासन पूरे नहीं होते थे। लेकिन उठाकर हम लोगों का घोषणा पत्र, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए। हमने 50 साल पहले जो कहा था, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जो कहा था, बहनों भाइयों, हमने आकर उसको पूरा किया है। हमने जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है, एक बात भी ऐसी नहीं है जिसे हमने पूरा न किया। जैसे मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ ही साल पहले चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कोई चिंता नहीं की, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं आपने दूसरे धर्म के लोगों के मामले में क्यों हस्तक्षेप किया? बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी मां बहन हमारी मां बहन है। सबकी मां बहन हमारी मां बहन है। अब किसी को कोई 3 बार तलाक 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 बोलकर छुट्टी कर दे, क्या उस महिला के साथ जुल्म नहीं है? क्या उस महिला के साथ अत्याचार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज बनाने के लिए राजनीति करती है। समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। इसलिए हम डर कर राजनीति नहीं करते कि हमें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे हिंदू हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है। जो भी भारत में रहते हैं, जो भी भारत की धरती पर रहते हैं, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, पारसी होगा, सभी सिख होगा, सभी हमारे भाई हैं। यह मानकर हम लोग काम करते हैं। लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग यह सोचते हैं यह काम कर दो तो इससे हिंदू खुश हो जाएगा, इससे मुसलमान खुश हो जाएगा, इससे ईसाई खुश हो जाएगा। मेरे भाइयों, कोई कौम खुश हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने निडर होकर यह सब सारे काम किए हैं। पहले चाहे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो, सरकारें यहां कहा करती थी अरे भाई यह तो चलता है, चलता है। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, भाई चलता है से काम नहीं चलेगा, यह हमको करना है। जो हम संकल्प ले लेते हैं वह करके दिखाते हैं, उसको जमीन पर उतारने का काम यदि कोई करता है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करती है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अब मैं एक याद दिलाता हूं आपको। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी ने एक समय कहा था, मजबूरी में, लाचारी में, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजते हैं लेकिन लोगों तक बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। प्रधानमंत्री होकर उन्होंने यह लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा देखिए, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया, जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी ट्रिनिटी बना दी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आज 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। तो भ्रष्टाचार यह भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, तब जाकर हम यह बदलाव ला सकते हैं।
पिछली सरकारों ने, पिछली राजनीतिक पार्टियों ने विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, भरोसे का संकट जो पैदा किया था, उसको भी भारत की राजनीति में दूर करने का काम किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अब देखिए, सरकार यदि मजबूत होती है, प्रधानमंत्री यदि कलेजे वाला होता है तो कितना अंतर पड़ता है। चंद्रयान हमारे वैज्ञानिक तैयार कर रहे थे, एक बार ये फेल कर गया, नहीं पहुंच पाया अपने टारगेट तक, तो तुरंत प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से जाकर मिले। वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू थे, उनको गले से लगाया, उनको ढांढस बनाया और कहा चिंता मत करो, फिर से कोशिश करो, लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और आपने देखा उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक करिश्मा कर दिया कि हमारा चंद्रयान 2, मेरे बहनों भाइयों, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया और भारत इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यह है भारत। भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, पूरी ताकत लगाकर आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों को काम करने की जरूरत है। पूरी ताकत लगाकर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, सब लोग हाथ उठाएंगे तब मैं मानूंगा। पक्का? कितनी सीटों पर विजय मिलेगी? असम में कितनी है? असम में 14 सीटें हैं, 14 है ना? पक्की बात? 14 के 14 पर एनडीए जीतेगी? पक्का? फिर मिलेंगे। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और यहां मैं अपने सारे नेताओं से भी यह कहूंगा, एक बार 14 से 14 सीटों पर भी विजय मिल जाती है तो एक बार फिर से मुझे यहां बुला लेना कार्यकर्ताओं के बीच। और बहनों भाइयों, तब मैं यदि कार्यकर्ताओं के बीच यदि आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। आना चाहूंगा तो एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। इस समय हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, करिश्माई काम है। अब असम को सारे भारत में लोग जानने लगे कि असम है क्या। और अच्छा काम कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट, हमारे प्रधानमंत्री ने तो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों आए थे, हजारों करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। जो 10, 15, 20 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए करा। नॉर्थ ईस्ट की बराबर कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षा की। पहली बार नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दिया है किसी प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। सारे मंत्रियों को कहा, हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट में किसी न किसी जिले में कम से कम साल में 3 बार जाएगा और अपने अपने विभाग की सारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा, वह योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू हो रही हैं कि नहीं लागू। तो मां कामाख्या के आशीर्वाद से यह हमारा असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, यह भी एक करिश्मा हुआ है। नागालैंड में पहली बार राज्यसभा की सदस्य के रूप में किसी महिला को भेजने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। माने नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक बेहद लगाव हमारी पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री का है। और मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी वैसा ही लगाव हम लोगों के एनडीए के साथ है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि एनडीए को इस बार 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। और चाहे कोई किसी पार्टी का कहीं चुनाव लड़ रहा हो, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है और यहां पर अपनी विजय की पताका को फहराना है।